अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 115 स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड लास्ट लेक्चर। शाम में इंशाल्लाह आपका दूसरा 116 लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह। और उसका पार्ट बी जो है वो आप लोगों ने सर अदनान वाला ही ले लेना है, जैसे रूटीन के अंदर पार्ट बी चल रहे होते हैं। फिर लेक्चर नोट्स आपको इकट्ठे करके दे दूंगा, उसके अंदर फिर जो पार्ट बी मिसिंग हो वो भी आपने अपनी कन्वीनियंस से किसी वक्त ले लेने हैं, 20-20-25। उसके अंदर ये होता है कि एक तो आपकी एक तरह से रिवीजन भी चल रही होती है, किसी और टॉपिक की थोड़ी सी बात हो जाती है और एडजस्टमेंट अलग अलग करके आ रही होती हैं। तो उस तरह की कोई एडजस्टमेंट एक भी अगर लग जाती है पर्चे के अंदर तो भी पैसे पूरे हो जाते हैं फिर सारी मेहनत के, ठीक है ना। तो रिवीजन प्लान मिल जाएगा आपको 1-2 दिन में। लेने आए हैं आज? अच्छा, आपको अपलोड करके मैसेज करवा देंगे यार वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे तैसे भी होगा आपको मिल जाएगा। आज बन गया तो आज ही ले लेना, अगर आज ना बन सका तो फिर कल मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये आप लोगों को कुछ कुछ याद हो, शायद याद है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर हमने ये वर्किंग की थी। उसने कहा था कि जी पर ₹50 ऑफ शॉपिंग 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और कस्टमर ने 2 लाख रुपए की परचेज़ कर ली है, पेज 721, ठीक है। तो हमने कहा था अच्छा जी 2 लाख की परचेज़ कर ली है तो टोटल 8,000 पॉइंट्स उसने अर्न कर लिए हैं। लेकिन साथ ही अपनी एक्सपेक्टेशन हमने बताई कि जी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 7500 पॉइंट्स रिडीम कराने आएगा। तो फिर हमने इस 8,000 को काट के 7500 कर लिया था, जैसे डिस्काउंट वाउचर वाले सवाल के अंदर हमने 80% चांस लगाया था, ठीक हो गया। तो 37,500 हमें उम्मीद है कि 37,500 रुपये जो है वो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा हमें फ्यूचर में। अब अगली बात आपको कही थी कि ये सेम रखना है आपने कि आज हमने 2 लाख की चीज़ बेची है और कस्टमर से ये 2 लाख ही आया है, ठीक है। लेकिन हमने इस लॉयल्टी पॉइंट्स के भी एक मार्केट वैल्यू निकाल दी, ठीक है। 37,500 यानी इतना डिस्काउंट हमें फ्यूचर में देना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से फिर हमने एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस कर ली थी। अब आज जो प्रोडक्ट बेची है हमने कहा था इसका रेवेन्यू आज पूरा रिकॉर्ड नहीं करो, क्योंकि इसी की वजह से तो ये डिस्काउंट हमें आगे फ्यूचर में देना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा डिस्काउंट हमने यहाँ पे जो है वो उसको चार्ज कर दिया और बाकी वहाँ पे भी चला गया, ठीक है ना। तो खैर इस दिन स्टार्ट पे जब ये ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन खड़े होकर एंट्री क्या की थी कल हमने? कैश, डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्रेडिट और रेवेन्यू। तो 2 लाख रुपए का कैश आया था, 1,68,421 से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, प्रोडक्ट तो दे दी थी, और बाकी 31,589 से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ तक बात हमने कर ली थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था, मैंने कहा था आगे अब आपने ज़रा चेक कर लेना है, कोशिश करनी है और बिल्कुल वैसी ही वर्किंग बनानी है जैसे हमने वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन निकालते हुए किया था। दो रोज़ बनी थी ना, एक होता था कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर और दूसरा होता था एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। और मिसाल के तौर पे 10 है और यहाँ पे 50 है, फिर यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 55 हो गया है। तो आपको याद हो हम इस तरह से कैलकुलेट करते थे कि 10 और 50 से परसेंटेज निकालते थे, कुछ याद है? 10/50 कितना? बोलो बोलो बोलो, कैलकुलेटर बाहर रखो, कैलकुलेटर बाहर रखो जी। मिसाल के तौर पे हम कहते थे 20% कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर हम कहते थे चलो जी अब इस 50 को इग्नोर कर दो और इस 10 को भी, ठीक है। और अगले साल की कंप्लीशन की स्टेज निकालनी है तो हम कहते थे जी आपने 10 और 30 40 को पकड़ना है और उसको टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। तो 40/55 कितना जी? 73%। ये हम जो काम किया करते थे, ये काम तो कॉस्ट को यूज़ करके परसेंट कमीशन निकालने वाला होता था ना, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि इसी तरह की आपने कैलकुलेशन कर लेनी है इन लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए भी, ठीक है। ये लॉयल्टी पॉइंट्स के बारे में सवाल क्या बता रहा था, कहानी कुछ यूँ थी असल में कि हमारा सवाल 2 साल पे फैला हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे खड़े होकर 7500 पॉइंट्स रिडीम होंगे ये हमें उम्मीद थी, हमने एक एस्टीमेट लगा लिया। इस पूरे साल के दौरान 2500 पॉइंट्स रिडीम हो गए एक्चुअल में,
और हमारा अंदाज़ा इस साल के एंड तक भी यही था कि 7500 ही होंगे। ये पहला पार्ट। फॉर x1 अज्यूमिंग दैट बाय द एंड ऑफ x1 2500 ऑफ दीज पॉइंट्स हैव बीन रिडीम, 2500 इसमें से रिडीम हो चुके हैं, एंड द एस्टिमेशन दैट 75 वुड बी रिडीम्ड रिमेन्ड द सेम। ठीक है, तो फिर ये कैलकुलेशन बनती है कि 2500 इस साल में रिडीम हो गए। जैसे ये कॉस्ट, ये कॉस्ट इनकर्ड इन ईयर, टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, इसी की तरह से वर्किंग ये बना ली। ये पॉइंट्स रिडीम्ड इन द ईयर और टोटल पॉइंट्स एक्सपेक्टेड टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द होल लाइफ, 2 साल 3 साल जब तक हुआ है। ठीक है ना, कोई एक्सपायरी भी नहीं लिखी हुई थी, तो परसेंटेज बिल्कुल उसी तरह से निकालनी थी हमने इसके अंदर। तो यहाँ पे खड़े होकर 2500 डिवाइडेड बाय 7500 कितना बनता है, बोले? 33.33%, 33.33%। ठीक है जी। और अगले साल में आपको जैसे यहाँ पे सिखाया हुआ है 2500 जमा 3000 5500 है, लेकिन एस्टीमेट जैसे कॉस्ट का एस्टीमेट रिवाइज हो जाता था वैसे ही बिल्कुल ये पॉइंट्स का एस्टीमेट भी रिवाइज हो गया था। कितनों ने ट्राई किया था घर जाके इसको? अच्छा चलो कुछ तो है। फॉर x2 अज्यूमिंग दैट बाय द एंड ऑफ x2 अ फर्दर 3000 वर रिडीम्ड एंड estimation that 7500 of points would be redeemed had changed to 7700। टोटल क्या हो गया? 7700। तो अब 2500 जमा 3000 5500 होता है, 5500 डिवाइडेड बाय 7700 जी 70 एग्जैक्ट 7। तो वहाँ पे 33 किया है तो फिर यहाँ भी करो ना, 71.4%। ठीक है, 43% कर लो। तो भाई अब वही वाला तरीका है, आगे काम वही करना था। ये मैं मिटा दूँ अब, ये वाला तो मिटा दूँ ना, ये डिब्बा। ये तो सिर्फ आपको बताया कि इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो काम वही करना था, एज ऑन और फॉर द ईयर। कॉस्ट है गिवन, सवाल में कॉस्ट है गिवन नहीं, बस सिंपली रेवेन्यू जो था हमने उसी को रिकॉर्ड। ये देखो ना, हमने एक 68,421 को तो सारे के सारे को रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, हमें मसला किस फिगर से है जिसको हमने रिकॉर्ड करना है। समझो लाइबिलिटी को ख़त्म करके आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको रेवेन्यू में डालना है या रिवर्स करना है, जो भी करना है। उस अमाउंट से हमें जो मसला है वो है 31,589 इस फिगर से। ये तो रेवेन्यू पहले दिन रिकॉर्ड हो गया, अब बाकी की लड़ाई है। ठीक है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से एज ऑन, ये मेरे मतलब की फिगर्स निकल चुकी हैं। मुझे सारी वर्किंग से सिर्फ ये चाहिए था बस। ठीक है, उसके बाद जी हम एज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे और फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया करते थे। पहला साल x1 और फिर x2। अच्छा, ये पहले मैंने एज ऑन लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो हमें चाहिए तो ऊपर फॉर द ईयर ही ना रेवेन्यू। तो ठीक है, पहले एज ऑन वर्किंग कर ली हमने, वर्किंग है छोटी सी जी। अब ये मसला किस फिगर से आपको बोलो? उन 31,500 31,579 से। ठीक है, अब इस 31,579 के ऊपर आपने परसेंटेज लगानी है, ये पहले वाली 33.33 33.33%। कितना आता है जी? 10525। उसके बाद अगले साल में इसी रेवेन्यू को तो नहीं बदला था, 31,789 पर 71.43%। एज ऑन कितना जी? 5,557। ऐसे ही करते थे, कुछ नया काम तो नहीं किया हमने। ओके, क्या है, क्या कह रहे हो तुम यार, और क्यों कह रहे हो? अच्छा जी, उसके बाद अब अपने मतलब की फिगर दूसरी वर्किंग
वो है जी फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। यहाँ पे लिख लो या डायरेक्ट ले जाते, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट एंड लॉस, तरतीब वही रखते हैं जी। अब पहले साल ये क्या है, रेवेन्यू है, क्या है, रेवेन्यू है, यानी कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया था पहले दिन, हमने ये रिकॉर्ड, पैसे आ गए थे इतने, इतने पैसे रेवेन्यू में रिकॉर्ड किए, इतने रिकॉर्ड नहीं किए थे, उसी की बात हो रही है, ठीक है, कितना रिकॉर्ड कर लें। अच्छा जी, उसमें ऑटोमेटिकली जब वो डिस्काउंट उन परचेजेस पे अलाउ करेंगे तो वो मैंने आपको टोटल करके दिखाया था, ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट एलोकेट होता जाएगा और रेवेन्यू भी बुक होता चला जाएगा, ठीक है। बस हमने टाइमिंग डिफरेंट इसलिए कर ली कि हम इन सेल्स को भी थोड़ा सा कम पे रिकॉर्ड करें ना, ये सेल पूरी क्यों रिकॉर्ड हो जाए और सारे का सारा डिस्काउंट अगली वाली सेल के ऊपर क्यों लग जाए, जबकि डिस्काउंट इन्हीं सेल्स की वजह से हमें देना पड़ा था, ठीक है ना, इसलिए हम इस तरह से इसकी एलोकेशन कर रहे थे। बहरहाल छोड़ें, तरीका हमें आ गया था जी। रेवेन्यू फॉर द ईयर, पहले साल इतनी बार अब तो ये काम कर लिया तो पता ही है, ठीक है। और अगले साल इन दोनों का डिफरेंस लें, क्योंकि 22,557 में से 10,525 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो 1,2,0,32 ठीक हो गया जी। अब एंट्रीज कर लेते हैं जी। एंट्रीज, पहली एंट्री ये स्टार्ट पे थी, ईयर एंड आएगा। अब डेट नहीं ना पता थी, मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट लिख दिया था, सवाल में गिवन नहीं थी। 31 दिसंबर X1 है, बोलो जी 31 दिसंबर X1 पे क्या करो। अब सारी की सारी लाइबिलिटी एज इट इज़ नहीं, हमने ये कोई डिस्काउंट वाउचर वाला मसला नहीं था, ये तो चलते रहेंगे, उन्होंने कोई नहीं बताया कि कब तक आ सकते हैं वो, बल्कि उसने खुद ही बता दिया कि 2 साल तक ये सिचुएशन चली है और अभी भी कुछ रिडीम होना बाकी है और कोई एक्सपायरी नहीं है, तो ठीक है, बस वो लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा जब तक वो नहीं आएंगे हमारे पास, अमानत है उनके पॉइंट्स, हमें देना पड़ेगा डिस्काउंट। जबकि वाउचर का हिसाब तो डिफरेंट था ना, वो तो जब आ गया तो बस कहानी खत्म, वो लेकर आ गए, वो सफा लेके आ गए, डिस्काउंट दे दिया, कहानी खत्म। इसलिए उसके अंदर क्या कहा था आपको, जितनी लाइबिलिटी पड़ी है सारी एज इट इज़ कैंसिल करो, डेबिट करो, कैश रिकॉर्ड करो और बैलेंसिंग रेवेन्यू में फेंक दो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला डिफरेंट है, इसलिए हमें ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की तरह से वर्किंग करनी पड़ गई, ठीक है। इतने डिस्काउंट, इतने पॉइंट्स रिडीम होने हैं टोटल, हमें अंदाज़ा है, जिसमें से इतने साल हो गए हैं, तो इस लाइबिलिटी में से इतना फिर इनकम में ले जाओ, ठीक है। इतनी लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर ली। अब वो मसला ये है, आप लोग कल भी मैंने टोटल करवाया था, मसला ये है कि ये लाइबिलिटी इनकम बन रही होगी, लेकिन जो अगली सेल है उस पर डिस्काउंट भी तो ऑफर हो रहा होगा हर पॉइंट के पीछे, ठीक है। तो वो इन टोटल रेवेन्यू ये पूरा हो जाएगा जैसे हमने कल टोटल किया था, बस हमने डिस्काउंट को बांटा है, ठीक है। पहले पूरा कर लेने दो इसको, तो एंट्री करवाओ, ज़रा एंट्री करवा दो, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 10525, ठीक है जी। उसके बाद जी अगला साल आएगा, तस्वीर बनवानी है आपसे, सही बन जाएगी। अगला साल आएगा तो अगले साल में ये पहली एंट्री कोई नहीं होनी, क्योंकि आपने अब कोई सेल नहीं की, लेकिन अगले साल में फिर कुछ पॉइंट्स रिडीम हुए हैं, तो आपने फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट किया है 12032। तो हर सेल के मौके पर हम उस लायबिलिटी को इनकम में डालते हैं, वक्त थोड़ा सा बदल दिया ना बस, ठीक है। लेकिन नई परचेज पे आप ये जहन में रखें कि जब वो बंदा आएगा तो उसको इन लॉयल्टी पॉइंट्स के अगेंस्ट डिस्काउंट ऑफर होगा, डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर नहीं होगा बल्कि डिस्काउंट देना पड़ेगा हमें। वो जितने पॉइंट्स रिडीम करवाएगा उसके बराबर इंटू 2 करेंगे, हर 2 रुपये थे ना, हर पॉइंट पे 2 रुपये थे, 5, हर पॉइंट पे 5 रुपये का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो नए वाली सेल कम अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अब उधर भी डिस्काउंट नजर आया, लेकिन हमने इस दिन कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, उस दिन नहीं किया था जिस दिन एक्चुअल सेल की थी, क्योंकि हमने कहा था उस दिन उसको डिस्काउंट पे रखो, आज ये थोड़ा सा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, तो ताकि सारे का सारा जो डिस्काउंट है वो इस दिन वाली सेल को ना चार्ज हो जाए। पॉइंट्स तो मिले थे पिछली सेल की वजह से, या डिस्काउंट वाउचर देता पिछली सेल की वजह से, तो सारा का सारा डिस्काउंट वहां पे चार्ज कर दें तो फिर तो ज्यादती है उस सेल, इधर वाले के साथ करें, इसका क्या कसूर है, इसके साथ तो ज्यादती है। वो सारी सेल रिकॉर्ड कर लो और सारा डिस्काउंट आगे आगे आके आप चार्ज कर लो। तो डिस्काउंट वाउचर में भी यही किया था हमने कहा था वहां पे सेल थोड़ी कम कर लो, आगे आके उस रेवेन्यू को इनकम में डाल दो, ताकि कुछ हिस्सा वो जो डिस्काउंट को उधर ऑफर होता है वहां पे डिस्काउंट कर दिया हमने और उसको रेवेन्यू के तौर पे आगे रिकॉर्ड किया। असल में अगले रेवेन्यू को थोड़ी सी तसल्ली दी हमने, ठीक है, कि सारा डिस्काउंट तुम्हें एलोकेट नहीं हुआ। यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है, यहां पे भी हमने इस दिन 168 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, रिसीव 200 किया था, हमने कहा नहीं 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 नहीं, सारा रेवेन्यू इधर रिकॉर्ड नहीं करना, इसमें इसी वजह से तो ये डिस्काउंट देना पड़ रहा है हमें।
तो ये डिस्काउंट ये सेल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना हमने। अगली दफ़ा गए कुछ सेल की होंगी एक्चुअल वाली और वो डिस्काउंटेड होंगी, तो फिर कुछ तसल्ली उस रेवेन्यू को हमने दी, ये लो थोड़ा सा तुम रख लो, ये उधर से आया है। ऐसे ही जब जब ये जो है वो रिडीम होते चले जाएंगे, तो बात वही कल जैसे प्रूफ किया था, टोटल करके अमाउंट सही हो जाएगी। पुराने वाला रेवेन्यू प्लस नए वाला डिस्काउंटेड रेवेन्यू, टोटल वही है जो आपको रिसीव होना है। ठीक है, नोट कर लें। ये यहाँ पे तस्वीर भी पूरी कर देता हूँ। अगले साल में कितने जी रिडीम हुए हैं, कितने रिडीम हुए हैं 3000, और अंदाज़ा जो है वो बदल कर 7700 हो गया। ठीक है ना, असल ये कहानी थी, तो हमने फिर वर्किंग इस तरह से बना ली। ओके जी, तो बेटा फिर उस दिन खर्चा हो जाएगा। एस्टीमेट चेंज है ना, कहाँ से सवाल आया? देखो, अगर आपने अंदाज़ा लगाया था कि 7500 रुपये डिस्काउंट, समझ लो 75 1 रुपया 1.1 रुपया, ठीक है, डिस्काउंट 7500 डिस्काउंट देना पड़ेगा, और आखिरी साल जब पहुंचे तो 8000 डिस्काउंट पूरा देना पड़ा। 8 से ऊपर तो नहीं जा सकते, 8 ही पॉइंट्स हैं, तो कोई मसला नहीं बेटा, इस दिन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। एस्टीमेट चेंज है, पिछले सालों को जाकर तो सही नहीं करने लग जाएंगे। ओके, सही है ना। अंदाजे की बुनियाद पे हमने कहा था कि ये 75 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 7500 का, लेकिन एंड पे तीसरे साल में जाकर बताया नहीं यार पूरे 8000 के देना पड़ेगा, तो कोई गल नहीं यार, बाकी 500 इसी साल में चार्ज हो जाएगा। एस्टीमेट चेंज है, अंदाज़ा था ना, अंदाजे में थोड़ी सी चेंज आ सकती है, वो उस वक्त देखेंगे भाई, वो खुद ब खुद हो जाएगी एंट्री। ठीक है ना, सवाल के अंदर एंट्री हो जाएगी ना, जब आपका वो भाई साहब आएंगे, वो चीज़ें ज़्यादा खरीद लेंगे, उधर से आप लाइबिलिटी सिर्फ उतनी बुक की हुई रिवर्स करोगे जब 7500 के हिसाब से थी, तो फिर बाकी क्या करना पड़ेगा आपको, बाकी डेबिट एक्सपेंस को करना। लेकिन वो एंट्री जब फिगर्स होंगी तो ज़बानी एंट्री, फिगर्स जब होंगी तो फिर सामने हो जाएगी एंट्री खुद ब खुद आपसे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, आज का मेन काम जो है वो कुछ एग्जांपल्स पहले पढ़ लें, फिर मेन काम पे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट असल में आज हमने पढ़नी है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है बड़ा आसान लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से पहले थोड़ी सी ज़रा एग्जांपल्स कर लें। वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कब एक से ज़्यादा होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन शुरू की थी, याद है? हमने कहा था कि अगर गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं विद इन इटसेल्फ और विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हैं, तो जितनी ये गुड सर्विसेज हैं उतनी ऑब्लिगेशंस। और अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हैं, इनमें से कोई एक भी अगर पूरी नहीं हो रही है, तो फिर गुड सर्विस डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, उसके अंदर फिर हमने फिलहाल 2 ही एग्जांपल की थी, पहली बर्गर वाली, ठीक है, और दूसरी कॉफ़ी वाली। उसके अलावा तो कोई नहीं की थी। कौन कौन सी? चलो वहीं पे चलते हैं, उस सफ़े पे ज़रा तसल्ली कर लेते हैं। पेज नंबर 323। अच्छा यार, वैसे एक बात सुनो, यहाँ पे एक पास पेपर तो लिख लो, ट्राई करना है, अभी देख लेते हैं, आप ट्राई कर लोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, होमवर्क वाले सवाल पहले ज़रा उसको देख लें। ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, पेज 722 के ऊपर एरर जो था उसको सही किया था, उसको ज़रा सही कर लें, कल ज़रा जल्दी में क्लास जुमा था ना। पेज 722 पे क्वेश्चन है जी, इसके अंदर 60 डेज हैं, इसको आपने 90 कर लेना। ये करवाया था, लिखा भी होता है हैंडआउट में। ठीक है, अच्छा, इस सवाल को अटेम्प्ट किया था बच्चों ने? कितने बच्चों ने? हो गया था, चलो। अच्छा, अब उसके बाद पहले पेज 363 पे आए, ज़्यादा दूर ना जाएं, मेरे एग्जाम्पल्स पे चलते हैं ज़रा। पेज 363 पे आए और एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 6 नज़र आ रही है जी। ऑप्शन इन्वॉल्व्स कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। एंट्री हैज़ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड्स द कस्टमर 1 लॉयल्टी पॉइंट फॉर एवरी 10 ऑफ परचेज। ईच पॉइंट इज रिलीजेबल फॉर 1 रुपी डिस्काउंट ड्यूरिंग X1 कस्टमर परचेज प्रोडक्ट्स ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1। ठीक है, एंड अर्न 10,000 पॉइंट लिख भी दिया। दैट आर रिडीमेबल फॉर फ्यूचर परचेज। द एंटिटी एक्सपेक्ट्स
9500, सेम क्वेश्चन है जो अभी किया, ठीक है। अच्छा, फॉर x1 अज्यूमिंग दैट इतने यूनिट्स वर रिडीम, और जितने होने थे अंदाज़ा था वो चेंज नहीं हुआ। फिर अगले साल में फिर ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट किए गए हैं अगले सवालों के अंदर। तो ये आपने अटेम्प्ट करना है, लाजमी होमवर्क है ये, लाजमी होमवर्क है, क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम इस दफ़ा वो पूछ लें, ठीक है। तो एक सवाल हमने अभी किया लेक्चर नोट्स में, और ये दूसरा सवाल पेज 363 पे क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 ये हो जाएगा। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक आप सिक्योर हो जाएंगे। यही बात ही होगी मोर और लेस, फिर बात बंदा सही कर ही लेता है। बहुत भी गड़बड़ कर दे तो कुछ पता तो होता ही है ना, को हाथ पाँव मारने जोगे तो होते ही हैं, लेकिन यही है बात जितनी कर दी आपके साथ, ठीक है। चलें अब आ जाएं अपने पेज नंबर 323 पे। जी बेटा बोले। हाँ सबसे पहली वैल्यू निकाली होती है डिस्काउंट की, जितना कुछ सवाल में 31579, हम लोगों ने अब नए एस्टिमेट के मुताबिक फिर डिस्काउंट की वैल्यू नहीं निकाली। नहीं बेटा, मैंने यही तो आपको कहा कि आज हमने एक एस्टीमेट लगाया और हमने अंदाजे की बुनियाद पे कहा ये तो सेल में रिकॉर्ड कर लो, बाकी डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसको रेवेन्यू ना बुक करो। वो फिर मैंने बता दिया साइंस क्या है। असल में तो नए वाले सेल को कम रेट पे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वहां पे इस लाइबिलिटी से कुछ रेवेन्यू बनाता ताकि उस वाली सेल को तसल्ली मिल जाए। अच्छा, ये तो बात होगी साइड पे। अब हमने आज खड़े होकर अंदाज़ा लगाया था कि हमें, जैसे भाई को मैंने बताया, 7500 रुपये डिस्काउंट देना पड़ेगा। हमने वो आज लाइबिलिटी में रख लिया, बाकी इनकम में डाल दिया। दूसरे साल के एंड पे जाके पता लगा कि ठीक है जी 7500 देना पड़ा था, उसमें से देना पड़ना है, उसमें से कुछ दे भी दिया है। तीसरे साल के एंड पे जाके पता लगा ओहो, शक पड़ रहा है कि 7700 देना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, एस्टीमेट चेंज था या पॉलिसी चेंज है? ये सेठ याद है ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की है हमने। क्या प्रायर ईयर में कोई एरर हो गया था हमसे? ठीक है, नहीं, ये क्या है, एक अंदाज़ा था बदल गया। तो अंदाजे के बदलने के ऊपर तो हम हमेशा से ही रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाते। हमेशा से ही हमने करंट को सही करना और फ्यूचर को, यानी प्रोस्पेक्टिव। जितनी भी चीज़ें देखी थी हमने, लाइफ बदल गई, एसेट का रेट बदल गया, रेजुअल वैल्यू बदल गई। क्या है ये? चेंज इन एस्टीमेट। इस साल को सही करो, आगे पिछले सालों को तो नहीं सही करते थे। गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट हो गई, IS-20 अफेयर हमने पढ़ा था आपने, ठीक है। जिस साल में रीपेमेंट हुई उस साल में उसको सही कर लेते थे, पिछले सालों को तो नहीं छेड़ते थे। चेंज इन एस्टीमेट। टैक्स, अब तो FR 2 में आपने पढ़ लिया फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। वो आपने एक सवाल जो सर के साथ किया होगा, टैक्स की प्रोविजन, अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ था पिछले साल में? अंदाज़ा लगाया था कि टैक्स इतना बनता है, ठीक है। और जब अंदाज़ा लगाया था वो 30 जून पे रिकॉर्ड कर लिया था, और फिर 30 सितंबर में मिसाल के तौर पे आप पे करने गए तो आपको वो अंदाजे से कम पे करना पड़ा, तो एक्सपेंस रिवर्स होगा, कम होगा। और अगर अंदाजे से ज़्यादा पे करना पड़ा तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा, चार्ज होगा। अब आपने पिछले साल को जाके नहीं छेड़ना होता था, वो तो फाइनेंस में ऑडिट होकर जा चुकी हैं यूज़र के पास। आपने इस साल के अंदर फिर उस अंडर या ओवर प्रोविजन को आपने क्या किया था, इसको एडजस्ट किया था। क्यों? क्योंकि एक अंदाज़ा था, एस्टीमेट था कि टैक्स इतना बनेगा। टैक्स वालों ने आगे गड़बड़ कर दी, कोई लड़ाई कर दी, वो नहीं बना इतना। तो क्या पिछले साल को सही करेंगे? क्या प्रायर ईयर एरर का नोट बनाने बैठ जाएं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट कर दें और वो लंबा चौड़ा नोट बनाएं? नहीं भाई, एक अंदाजा था, बदल गया, बस ठीक है। अब इस साल को सही कर लो, गड़बड़ खत्म। वो जहां पे पहले ज्यादा चार्ज हो गया था उसी जगह पे जाके हमने एक प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट डाल दी थी, प्लस या माइनस उसी जगह पे कर दिया कि पिछले साल यहां पे हम यूजर को बता रहे हैं, पिछले साल यहां पे एक एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, माइनस कर रहे हैं। पिछले साल में एक एक्सपेंस यहां कम रिकॉर्ड हुआ था, ज्यादा कर रहे हैं, एस्टीमेट चेंज हो गया बस। तो ऐसे ही बिल्कुल बेटा, ये भी एक एस्टीमेट चेंज है। आज आपने ज़्यादा लगाया कि इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब साल गुजरा, अगले साल में गए तो अगले साल में अंदाज़ा बदल गया, तो बदल गया। हज़ारों अंदाजे लगाते हैं अकाउंटेंट्स, एस्टीमेट में चेंज आ गया बस उस साल के अंदर कम देना पड़ा डिस्काउंट तो फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा देना पड़ा तो और नुकसान हो जाएगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना वहाँ पे। इस साल को कुछ नहीं करना, जो गुजर गया सो गुजर गया, ठीक है। कहाँ जाना था हमने? 323। हाँ जी, एग्जाम्पल 4 पढ़ ली थी जी हमने, अफरीदी। एग्जाम्पल 5 भी पढ़ ली थी। वो कहाँ लिखा था? वो एक टेबल सा बना रहे थे, वो कुछ सफ़ा दिया था आपको, जिसमें मैंने आपको 2 बातें लिख के बताई थी। एक, कॉन्ट्रैक्ट, ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट विद इन इटसेल्फ हो, ठीक है, और दूसरा डिस्टिंक्ट हो विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो शुक्र है मिल गया जी। तो
विद इन इट सेल्फ का एविडेंस हमने क्या कहा था कि जी नॉर्मली सेलर इनको बेच रहा होता है, ठीक है। और विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे पता लगता है जी, हमने कहा था अगर तो ये गुड सर्विसेज इनपुट हैं टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट तो फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसे ही दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि ये गुड्स और सर्विसेज जो हैं ये एक इनपुट हैं टू मॉडिफाई एन आउटपुट, टू मॉडिफाई एन आउटपुट। क्या मतलब कि आपने वो ये जे डॉट वाली एग्जांपल पढ़ना शुरू की थी ना, फिर टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। आपने नो डाउट कि आपको ये सूट और ये अल्ट्रेशन अलग अलग लोगों से मिल सकती थी। सूट जे डॉट से लें, अल्ट्रेशन अपने दर्जी से आगे मोहल्ले वाले से करवा लें, ठीक है। ये हो सकता है। गुड सर्विसेज, गुड्स सूट, सर्विसेज अल्ट्रेशन, दीज आर डिस्टिंक्ट विद इन इट सेल्फ। लेकिन जब आपने जे डॉट वालों को ये कह दिया कि मुझे ये सूट आल्टर कर दें, तो अब ये इनपुट बन गई है, अल्ट्रेशन एक इनपुट बन गई है टू मॉडिफाई द सूट। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। बात समझे हो? तो एक इनपुट या दो इनपुट्स मिलकर को कंबाइंड आउटपुट ना दें, कॉफी। तो हमने कहा गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी, लेकिन ऐसे जो है वो ऐसे इकट्ठी हुई कि वो मिलकर एक आउटपुट बन गई। तो फिर चाहे वो डिस्टिंक्ट थी लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फिर अलग अलग पीओज नहीं है। ऐसे ही गुड सर्विसेज, गुड्स सूट, सर्विसेज अल्ट्रेशन डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर आप उन जे डॉट वालों को ना कहते अल्ट्रेशन करने का, तो बिल्कुल जे डॉट वाले सूट पकड़ाते ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते और आप घर लाके उसको अल्टर करवा लेते अपने दर्जी से, ठीक है। लेकिन जिस वक्त आपने उन्हें कह दिया भाईजान ये अल्ट्रेशन तो आप ही करके देंगे, और उन्होंने कहा ओके हम कर देते हैं, तो अब जे डॉट वालों ने एक इनपुट लगाई है सूट पे। नहीं, दो चीजें हैं, एक सूट और दूसरा अल्ट्रेशन। ये इनपुट अल्ट्रेशन वाली एक मॉडिफाइड आउटपुट बना रही है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है ये फिर गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है। अब जे डॉट वालों को सिर्फ उस सूरत में रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत होगी जिस वक्त वो आपको अल्टर्ड सूट वाले करेंगे। भाईजान ये पकड़ें, आपके साइज का हो गया, अब जाएं गो एंड किल द वेव्स। जब वो ये कहेंगे ना गो एंड किल द वेव्स, तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, अल्ट्रेशन के बाद। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे हम पहले, अगली चीज आएगी ना फिर वापस आएंगे इधर। पता लग गया मुझे सफ़ा कहाँ पड़ा है। ओहो ये कहाँ पे आ गया, ये बहुत ऊपर वापस आ गया यार, हद हो गई और अच्छा जी, तो हम थे कहाँ? हम थे यहाँ। You bought a medium-sized suit from J Dot and you also requested them. ये है असल मसला। अगर आप इन्हें रिक्वेस्ट ना करते, बल्कि यहां लिखा होता बल्कि यू रिक्वेस्टेड सदीक भाई टेलर्स, ठीक है, इनको नहीं कहा बल्कि अपने सदीक भाई टेलर को कह दिया जिनसे आप सूट सिलवाते थे अपने रूटीन में, उनसे कह दिया, तो फिर उनकी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी और वो था डिलीवर सूट। और इधर आकर सदीक भाई टेलर की अपनी नई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाती, वो अलग पैसे भी लेते आपसे, ठीक है, या शायद आप ना भी कहते यार थोड़ा सेट ही कर दो यार सदीक भाई क्या होगा, ठीक है, जो भी है बहरहाल जो भी है, ठीक है। अच्छा वो कोई नहीं, वो अगली बार के सूट के अंदर एडजस्ट कर देंगे, मुफ्त काम कोई भी नहीं करता। तो खैर अगर आप उनको ये रिक्वेस्ट ना करते तो फिर वहां पर सिर्फ एक ऑब्लिगेशन थी और वो था सिर्फ सूट, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा, इसको अल्टर भी आप ही कर दें। अब ये हैं तो दो गुड सर्विसेज, गुड अलग सर्विस अलग, लेकिन ये इनपुट ऑफ अल्ट्रेशन ये एक ऐसी चीज है जो कि सूट को मॉडिफाइड आउटपुट ना देगी। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये दो ऑब्लिगेशंस नहीं है कि पहले सूट का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें जे डॉट वाले और फिर अल्ट्रेशन का करें। उन्होंने कहा यार ये ऐसे बस इनपुट किया टू अल्टर द आउटपुट, तो जब अल्टर हो जाए आउटपुट और उसके हवाले करो, उसके बाद पहन ही नहीं सकता वो भाई। ये भाई अब ये डबल एक्सल मेरे साइज वाला सूट लेकर चला जाए, हैं जी, पहन ही नहीं सकता वो, जब तक अल्ट्रेशन ना हो पहन ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा नहीं, इनको रिक्वेस्ट कर दिया ना, अब तो अब सदीक भाई जब इनको रिक्वेस्ट कर दिया है तो फिर अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो इसके साइज का कुर्ता बना कर दें, ठीक है, स्मॉल। चले पढ़े जी। You bought a medium-sized suit from J Dot and you also requested them to make alteration in the suit. Though suit and alteration are distinct on its own, because other suppliers, Sadiq bhai,
also providing alteration services, but suit and alterations are used as an input to modify output so that these are not distinct in the context of customer नहीं contract. So only one performance obligation, that is delivery of suite जी. suite के बाद example, हाँ suite. Example 6, RAD building has signed a contract to construct an additional bathroom. हंस रहे हैं, बाथरूम हर घर में होते हैं, क्या हो गया, ठीक है. अच्छा जी, रैड बिल्डिंग वालों ने एक बाथरूम बनाकर देने का वादा किया कस्टमर को. अब देखें, इस बाथरूम के अंदर सारे काम हैं, पर उन्होंने सिर्फ बाथरूम बनाने का कहा है, अलग अलग नहीं है कि जी हम यहाँ पे पहले जो है वो सीवरेज डालेंगे, फिर उसके बाद सिरामिक्स लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइल्स लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो पानी का कनेक्शन चालू करेंगे, फिर शीशा लगाएंगे, फिर ये करेंगे. उन्होंने कहा बाथरूम बना के देंगे, ठीक है, बाथरूम बना के देंगे. तो रैड, प्लीज़ यार चुप कर जाओ यार, फजूल ना बोला करो. रैड बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर एंड प्रॉमिस्ड टू कस्टमर टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटीरियल्स, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड लेबर. उन्होंने कहा सारे काम हमारे जिम्मे, ठीक है. अब एक्सप्लेन वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट. कैपेबल तो हैं, कैसे? बिल्डिंग मटेरियल आप खुद कहीं से ले आएँ, और सैनिटरी वेयर दूसरी दुकान से आप खुद जाके ले आएँ किसी और बंदे से. तीसरा, इलेक्ट्रीशियन की दुकान से जाकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले आएँ. और चौथा, आप खुद प्लम्बर को पकड़ लाएँ और काम करवा लें. चारों चीज़ें ऐसी हैं कि जो कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट हैं. तो ईच ऑफ द इंडिविजुअल गुड्स, यहाँ से जितना अंडरलाइन करूँ, बाकी तो आपको पता है, वो वही चीज़ें लिखी हैं, मटीरियल ये वो, बस आप ये इतना पढ़ें. ईच ऑफ इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज are capable of being distinct on its own. This is because customer is able to benefit from each. ठीक है, इतनी सी बात सिर्फ पढ़ लेनी, बाकी तो वही बार बार लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में कि ये चीज़ें. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेदर द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, उसने क्या कहा है? साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर. ठीक है, तो कहता है each of the goods services are not considered distinct in the context of contract. क्यों? Actually the entity is using all goods and services produced to a combine output. अब वो बर्गर ना सोचना ना इस वक्त, ठीक है, कॉफ़ी ना सोचना, वॉशरूम बन रहा है, ठीक है, इधर से मटेरियल आ रहा है, इधर से लेबर आ रही है, इधर से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आ रही हैं, इधर से सैनिटरी आ रही है, ये सब मिलकर एक बाथरूम बनेगा. ठीक है, तो कंबाइंड किए इनपुट्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट. सॉरी, ठीक है जी. ओके, तो एंटिटी इज गिविंग इंटीग्रेशन सर्विसेज. कॉफ़ी शॉप की तरह से वो क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन सर्विसेज कर. ये भी क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन सर्विसेज. वो भी क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन सर्विसेज. ये भी क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन सर्विसेज. डिफरेंट इनपुट्स को मिलाकर कंबाइंड आउटपुट बना रहे थे. वो कॉफ़ी वाले भी, ये वॉशरूम वाले भी डिफरेंट इनपुट्स को मिलाकर एक आउटपुट बना रहे हैं. जबकि मैकडोनल्ड्स वाले बर्गर को, फ्राइज़ को, पानी को नहीं इकट्ठा कर रहे. ठीक है, तो वो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट भी थी, और वो कोई ये तो है ही इंटीग्रेशन सर्विस. ठीक है, ये तो कर ही क्या रहे हैं? कंबाइन करके डिफरेंट इनपुट्स को एक आउटपुट बना रहे हैं. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे तीनों अलग अलग थे. ठीक है, चलो सी पार्ट. एक्सप्लेन वेदर कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स वन और मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस. वैसे इंडिविजुअल हैं चीज़ें, लेकिन ऑब्लिगेशन एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया है, हम आपको बाथरूम बना के देंगे. ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट. दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट सिंस बोथ ऑफ दिस क्राइटेरिया आर नॉट बट इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट. नॉट द कॉन्ट्रैक्ट हैज दस हैज इन्हीं सारी गल बस सी टू कंस्ट्रक्ट बाथरूम. ठीक है, लास्ट, एक्सप्लेन वेदर द गुड्स और सर्विसेज कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट. गुड्स सर्विसेज कौन सी थी? और मटीरियल, लेबर, सैनिटरी हैं. Explain whether the goods and services contained in the contract would be considered distinct if the contract also include a promise to repair the existing gutter of the customer's house. उसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? सवाल पढ़ते हैं जरा. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, रैड बिल्डिंग हैज signed a contract to construct an additional bathroom for the customer and also to repair the gutter. ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं भाई. तो गटर इस के अंदर नहीं शामिल है. ठीक है, तो अगर
गुड सर्विसेज जो हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो दे रहा था बाथरूम बनाने के लिए, और उसने साथ ही एक और वादा कर लिया कि मैं गटर भी रिपेयर कर दूंगा। तो बताओ जी, इसको अलग रखना चाहिए या इकट्ठा रख लें? इसको अलग रखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम एंड रिपेयर ऑफ गटर जी of the pre-existing house are highly independent promises. The customer can benefit from these services. गटर किसी और से सही करा लेना ना यार, गटर सही करने वाले और भी होते हैं। तो कह सकता है ना, तो फिर आप मॉडिफिकेशन करो। हाँ, तो वो देखते हैं ना, मॉडिफिकेशन अलग बात है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कहते यार बाथरूम ही है ना, ये भी साथ बना दो। तुमने कहा था बाथरूम बना के दोगे यार, गटर के बगैर बाथरूम चलेगा? मैंने ना भाईजान, गटर तो आपका पहले होना चाहिए था ना, आपने बताया नहीं है। आओ नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गटर के ऊपर ठीक ठाक खर्चा आना है, बंदे बुलाने पड़ेंगे, खुदाई करनी पड़ेगी, सारा कुछ बनाना पड़ेगा, सीवरेज अगली डालनी पड़ेगी, ठीक है। रिपेयर के अंदर पता नहीं क्या करना है अब, जो भी है ढक्कन ढक्कन तुम कॉन्ट्रैक्टर बन के सोचो। एक ऑब्लिगेशन नहीं है टू कंस्ट्रक्ट वॉशरूम, नहीं है। आपने बेशक इसको मॉडिफिकेशन में डालना है, इसके अंदर ऑब्लिगेशंस 2 बना लें, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक ही रखें, ऑब्लिगेशंस 2 बनानी पड़ेंगी आप, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर पहले से थी टू कंस्ट्रक्ट बाथरूम, और अब एक ऑब्लिगेशन आपने अपने सर और ले ली है रिपेयर, ठीक है। अगर उसी पैसे में करो तो आपकी मर्जी, आपको पता है मॉडिफिकेशन को अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाना होता है तो क्या करना होता है, आपको काउंटिंग आती है, ठीक है। और अगर अलग रखना है तो क्या करना होता है, आपको उसकी काउंटिंग भी आती है, ठीक है ना। वो बात नहीं कर रहा मैं कि काउंटिंग क्या करनी है, वो आप अगर कंबाइन कर रहे हो तो रेट को एवरेज आउट कर दोगे, और अगर कंबाइन नहीं कर रहे हो तो उसका अगर अलग तय कर लिए पैसे तो अलग रखो, इसको अलग रखो। ऑब्लिगेशंस 2 हैं इसके अंदर, ठीक है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम एंड रिपेयर टू गटर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हाउस, प्री एग्जिस्टिंग पहले से, ये नहीं कि हो सकता, अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर इसी वॉशरूम के लिए गटर बनाना पड़ता, वो रिपेयर ना होती, ठीक है, और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता, तो जब बना के देना था बाथरूम तो फिर वो भी साथ में आ जाता, लेकिन वो कह रहा है प्री एग्जिस्टिंग हाउस का गटर है, ठीक है। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सर्विस ऑन इट्स ओन एज दीज आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So now contract has 2 performance obligations: promise to construct the bathroom, promise to repair the gutters, ठीक है। Philips enters into a contract with a customer to sell oven, to perform installation, 1 year maintenance. 2 ऑब्लिगेशन या 3? पहले अपने सवाल किया करें, ठीक है। पहली बात, क्या ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट, देखें एक गुड है और 2 सर्विसेज हैं, ठीक है। एक क्या है, ओवन, दूसरा उसको इंस्टॉल करने की सर्विस, तीसरा आगे 1 साल मेंटेनेंस की सर्विस। तो एक गुड 2 सर्विस, तो गुड सर्विसेज हैं, क्या ये डिस्टिंक्ट हैं? यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ कि ये ऐसा ओवन है जो 1.5 साल के अंदर कंसल्टेंट्स आके, इंजीनियर्स आके इसको इंस्टॉल करेंगे। ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है यार इंस्टॉलेशन। ओवन आप खरीद के लाएं, आप भी इंस्टॉल कर लेंगे, ये भाई साहब भी कर लेंगे मास्क वाले, हाँ जी। इसकी इंस्टॉलेशन का क्या मसला है, हाँ जी। ओवन आया, घर में डिब्बा खोला है, स्विच लगाया, चालू किया, आपने कहा वाह जी वाह, देखो जी मैंने इंस्टॉल कर लिया जी ओवन। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन होती है। बहरहाल लेकिन उन्होंने क्या कहा है, सर आप जाएं, बंदा आएगा इंस्टॉल कर देगा आपको, ठीक है। सर्विसेज हैं, दे रहे हैं, ठीक है, और 1 साल तक मेंटेनेंस सर्विसेज भी देंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड सर्विसेज कितनी है? गुड सर्विसेज 3 है, गुड्स या सर्विसेज 3 है, ठीक है, डिस्टिंक्ट हैं। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस किसी और से ले लो। आप कहो यार कौन इन फिलिप्स वालों को बुलाए, पूरे 2 दिन बाद 3 दिन बाद आते हैं, ओवन खराब हुआ पड़ा हो। ये भाई बैठा है ना, ये बशीर भाई, ठीक है, साथ ही बैठा हुआ है इलेक्ट्रीशियन, अपनी गली के नुक्करे बैठा हुआ है, सही कर लेगा ये काम। इसको इधर ये बुलाऊंगा, घर भी आ जाएगा, ठीक है। बोलूँगा यार जरा ओवन खराब है बशीर भाई, जल्दी से आना। मैं जी 1 मिनट आया, चाय बनवा लो बस, तुसी पाए दोस्त है मेरा, ठीक है, वो आया, उसने चाय पी, साथ ओवन सही किया, चला गया। यार कौन कराए इनसे बंद। तो ऐसी सर्विसेज हैं, ठीक है, कि जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। कस्टमर, निशानी यही होती है ना कि कस्टमर ऑन इट्स ओन इससे फ़ायदा ले सके, और निशानी क्या है, दूसरे सप्लायर ये सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अब अगली बात, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हैं? क्यों नहीं? कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा एक ही होता है। हमने डील ली थी मैकडोनल्ड की जाके, कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही किया था। क्या
क्या ये तीन इनपुट्स मिलकर एक आउटपुट बना रहे हैं? क्या ये इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो है ये आउटपुट को अल्टर कर देगा? नहीं। तो इसका मतलब सिंपल सी बात, तीन डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज हैं और तीनों कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हैं। ना तो ये इनपुट्स मिलकर एक कंबाइन आउटपुट बना रहे हैं, ना ये ऐसी सर्विसेज हैं कि जो अल्टर कर रही हैं हमारे आउटपुट को। तो फिर ये दोनों आंसर्स यस हैं। आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट में फिलिप्स वालों की 3 ऑब्लिगेशंस हैं, ओवन डिलीवर करना, जाके इंस्टॉल करके देना और 1 साल तक सर्विसेज देना। जिस दिन ओवन डिलीवर करेंगे ओवन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, एलोकेशन करेंगे ये लोग, ठीक है। फिर जिस दिन इंस्टॉल करके आएगा इनका बंदा उस दिन इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। और जिस दिन देखो कहने को लोग कह देते हैं फ्री, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे कह दे कि जी यहाँ पे तो सिर्फ सवाल है ऐसा नहीं, ठीक है, सवाल ऐसा है नहीं, लेकिन मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ कि जी ओवन है, ओवन मार्केट प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, और इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो आपका बंदा वैसे किसी के पास जाता है ना तो 5 रुपये लेता है उससे इंस्टॉल करने के, ठीक है, ज़्यादा लग रहे हैं तो 2 रुपये लेता है, ठीक है। और जो आप वैसे लोगों को सालाना सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस सर्विसेज, वो आप 10 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, 10 रुपये लेते हैं और सालाना सर्विस आप दे देते हैं। तो मार्केट प्राइस तो भाई इन चीज़ों की है ना, वो कितनी बनी? 112। अब 112 रुपये की चीज़ें हैं और आप कहते क्या हैं भाई, ओवन ले जाओ बाकी सब फ्री, साल की सर्विसेज फ्री, आपको इंस्टॉलेशन फ्री, हमारा नुमाइंदा आके आपको इंस्टॉल भी कर देगा और पूरा साल कोई मसला हो एक फ़ोन कॉल पे हमारा नुमाइंदा हाजिर हो जाएगा और दोबारा आपको सही भी कर देगा, ठीक है। तो आपने कहा 100 रुपये के अंदर ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ, इकट्ठा लिख दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन डीप डाउन जाकर देखें उसकी 3 ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। उसने ओवन भी कहीं से ख़रीद कर या फिलिप्स वाले हैं बनाकर इन्होंने बेचना है, फिर इन्होंने इंस्टॉलेशन सर्विस के लिए भी कोई बंदा रखना है तो उसको भी ऑब्लिगेशन को बीट करने के लिए बंदा लेंगे, उसको तनख्वाह देंगे, सब कुछ करेंगे। उन्होंने मेंटेनेंस सर्विस देने के लिए भी टीम रखी हुई होगी, तो ये 3 जिम्मेदारियां पूरी करनी है इन्होंने, ठीक है। तो फिर आपको ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ता है, ठीक है, और वो आप ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस करेंगे। अब जिस दिन ओवन डिलीवर करेंगे इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, जिस दिन जाके इंस्टॉल करके आएगा आपको बंदा उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर सर्विसेज जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। बात समझे हो? ये दरअसल कहानी ये थी। बहरहाल बात कहीं और निकल गई। बात तो ये कर रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट, सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ किया कितनी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है, ये बात तो कर ही नहीं थी, मैंने वैसे ही कर दी, ठीक है जी। कितनी ऑब्लिगेशन है जी? 3 है, ओवन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, ठीक है। एग्जाम्पल 8, 7 के फौरन बाद 8 है, पढ़ो। A software developer enters into a contract with a customer to transfer a software license, perform installation, provide online telephonic support. The developer regularly sells the license and installation separately. Installation service and support are routinely performed by other entities. Software remains functional without technical support. वैसे तो सॉफ्टवेयर देना है इन्होंने, इंस्टॉलेशन करनी है और सर्विसेज देनी है टेलीफोन पे या वैसे आके। वैसे तो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अब अगली बात, क्या ये विद इन इटसेल्फ तो डिस्टिंक्ट हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हैं? उसका आंसर है बिल्कुल यस। क्यों? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस ले आओ, इंस्टॉल वो नहीं भी आगे करेंगे तो आप सीडी लगाओगे, सॉफ्टवेयर क्या है, सीडी पड़ी होती है, ठीक है, आप सीडी लगाओगे, उसके अंदर आप वो इंस्टॉल कर लोगे, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। फिर उसके बाद आपको कोई मसला आ जाएगा तो आप इनको फ़ोन करने की बजाय अपने आईटी लैब के अंदर बैठे हुए, आईटी डिपार्टमेंट में बैठे हुए बंदे को कहेंगे भाईजान, जैसे शायद साहब यहाँ शायद साहब फ़ोन करें, शायद साहब यार ये इस की का क्या मतलब है, यार इस कमांड का क्या मतलब है, यार ये बटन क्या है, यार ये करना है, क्या करें। तो ज़रूरी नहीं, वो कह रहे हैं आगे। एक तो निशानी ये विद इन इट सेल्फ ये डिस्टिंक्ट क्यों है? क्योंकि डेवलपर रेगुलरली इन चीज़ों को अलग अलग सेल कर रहा है। फिर अगली बात, विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या ये डिस्टिंक्ट हैं? क्या ये तीनों मिलकर कोई एक आउटपुट बना रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, इंस्टॉलेशन सर्विस और सपोर्ट सर्विस जो है वो रूटीनली परफॉर्म करती हैं अदर एंटिटीज़ भी, ठीक है, एंड डज नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो फिर अगली बात भी उनका, सॉफ्टवेयर में टेक्निकल सपोर्ट ना भी मिले तो चलता रहता है, कोई नहीं, इतना को मसला आता ज़्यादा, ठीक है। तो फिर सादा सी बात है यार।
3 ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, और वो हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस देना, ये 1 2 3 है, 1 2 3, सॉफ्टवेयर लाइसेंस देना, इंस्टॉलेशन सर्विस करना और टेक्निकल सपोर्ट देना। तो जैसे जैसे ये करते जाएंगे वैसे वैसे इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। समझ आ रही है कुछ कि कोई ना? ओके, चलो ये पढ़ लें फिर बस करते हैं क्योंकि बोर हो रहे हैं। अब हम फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ते हैं, कोई न्यूमेरिकल करते हैं ना, है ठीक है। प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर सेम एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल एक्सेप्ट, बाकी सब सेम है हजरत जी, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस द सॉफ्टवेयर विल बी सब्सटेंशियली कस्टमाइज्ड बाय एडिंग अ न्यू फंक्शनैलिटी। सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर ये है कि जो आप लेकर आए ऑफिस, सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेके आए, आपने अपने पिछली एग्जाम्पल वाला सॉफ्टवेयर जो है आपने अपने लैपटॉप में उसे इंस्टॉल कर लिया। एग्जाम्पल 8 में वो सॉफ्टवेयर था, उन्होंने कहा भी था कि आपको इंस्टॉल कर देंगे, आपने कहा कोई मसला नहीं है, हम किसी और से करवा लेंगे, हमारे वो घर के करीब ही एक दोस्त है, उसने जो है वो बनाया हुआ है, कंप्यूटरों की दुकान बनाई है, हम उससे करवा लेंगे, ठीक है, वो सही से करेगा, ड्राइवर भी सही से, तो हमारी मर्जी के सॉफ्टवेयर और भी कर देगा, ठीक है। तो हमने तो आपने एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिया, ये एग्जाम्पल 8 वाला है, ठीक है, और उसके अंदर उसको आपने अपने लैपटॉप में आके इंस्टॉल कर दिया। वो कह रहे हैं सपोर्ट भी करेंगे, हमने कहा कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारा छोटा भाई BCS कर रहा है, ठीक है, और कोई ज़रूरत नहीं है हमें तुम्हारी सपोर्ट की, मुझसे पूछ लिया करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब ये सॉफ्टवेयर वो नहीं है जो एग्जाम्पल 8 में आपने ला के अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, बल्कि मैं पढ़ लूँ, ये सॉफ्टवेयर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्रिसेंट वालों ने लिया है, और क्रिसेंट वालों ने कहा है इस कंपनी को, ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, कि आपने हमें बच्चों की फ़ी के प्रोसेस करने का एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है वो बच्चों की फ़ी जो होती है उसका रिकॉर्ड रखें। अब इस सॉफ्टवेयर की दुकान पे जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था ऑलरेडी, वो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था। अब क्या वो उसी तरह से आके इंस्टॉल करेंगे तो चल जाएगा? नहीं। अब कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, और कस्टमाइजेशन सब्सटेंशियल है, ठीक है ना, वहाँ पे डिशेस के नाम है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम है, तो वो आखिर किस्म की कोडिंग शोडिंग करके सब्सटेंशियली मॉडिफाई चेंज करके आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देंगे, ठीक है, और फिर टेक्निकल सपोर्ट देने का वादा भी कर लेंगे। टेक्निकल सपोर्ट कहीं से भी मिल सकती है अगर, ठीक है, तो फिर टेक्निकल सपोर्ट तो अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। लेकिन मेरा सवाल, ये जो उन्होंने आके सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर तो था ही, आके जो उन्होंने इंस्टॉल करते हुए यहाँ कितने दिन बैठ के कोडिंग करके, चेंज करके, अल्टर करके आपको इंस्टॉल करके कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाकर दिया, क्या आप सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन को अलग कर सकते हैं? क्रिसेंट में ये सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता जब तक कि इसकी ये कस्टमाइजेशन ना हो जाए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये दो बज़ाहिर अलग अलग नज़र आने वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो हैं, ये दो अलग अलग नहीं हैं। सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता जब तक वो उससे कस्टमाइज़ नहीं करेगा। हमारा किस काम का ये? ठीक है जी, बात ही यही हुई है कि भाई हमने यहाँ पे स्कूल के लिए, फीस के लिए, बच्चों के लिए चलाना है सॉफ्टवेयर, तो वो जब तक कस्टमाइज़ नहीं करेगा हमारे किसी काम का नहीं है। हम तो 1 रुपया नहीं देंगे उसको, ठीक है, लेकिन सर्विसेज कहीं और से मिल सकती हैं अगर, तो फिर सर्विसेज अलग और ये दोनों कंबाइन करके एक ऑब्लिगेशन बनेगी। पढ़ के देखते हैं ज़रा, ये सॉफ्टवेयर दूसरा है, आप वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रॉमिस गुड सर्विसेज आर सेम, यानी सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉलेशन है और टेक्निकल सपोर्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विसेज द सॉफ्टवेयर विल बी सब्सटेंशियली कस्टमाइज्ड बाय एडिंग अ न्यू फंक्शन। सब्सटेंशियली कस्टमाइज हो जाना है, ओके। दिस विल एनेबल द सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस विद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज बाय द कस्टमर। तभी तो ये हमारे क्रीसेंट में चल सकेगा जब ये कस्टमाइज हो जाएगा, वैसे नहीं चल सकता, ठीक है ना। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडेड बाय एनी नॉलेजेबल सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है जी। कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो हैं वो कोई भी नॉलेजेबल सॉफ्टवेयर कंपनी दे सकती है, लेकिन मसला ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कस्टमर से ये तीनों काम करने का। अब गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं, सॉफ्टवेयर डिस्टिंक्ट है, कस्टमाइज सर्विसेज भी डिस्टिंक्ट हो गई हैं, क्योंकि कोई और अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कर सकता है इसको कस्टमाइज, ठीक है।
सही है ना, सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सर्विसेज और फिर टेक्निकल सपोर्ट देने की उन्होंने बात की। ये तीन हैं तो डिस्टिंक्ट विद इन इटसेल्फ। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन ये दोनों कंबाइन करके एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकेगा जब तक ये कस्टमाइजेशन हो ना जाए। और जब सेलर ने तीनों का वादा कर लिया है तो पहले दो को इकट्ठा कर ले। ये नहीं करना कि सॉफ्टवेयर की सीडी भेज के कहे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। हम तो अगर सॉफ्टवेयर की सीडी भेज दे, कस्टमाइजेशन ना करे, क्या हम उसको पैसे देंगे? उसको नहीं देंगे पैसे। बात समझ रहे हो ना? तो हम क्या कहेंगे, भाई साहब आके ज़रा इंस्टॉल करो और कस्टमाइज करके करो, फिर मिलेंगे पैसे। तो फिर आप खुद सोच के बताओ, क्या सॉफ्टवेयर डिलीवर करना एक ऑब्लिगेशन है या सॉफ्टवेयर को आकर इंस्टॉल करके कस्टमाइज वाला इंस्टॉल करके देना, यहां पर आकर एक ऑब्लिगेशन पूरी होती है? इंस्टॉल करने पे होती है ना। तो फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली दो ऑब्लिगेशंस कंबाइन होकर एक बन गई। आप वाला सॉफ्टवेयर क्या ऐसा था कि चल ही नहीं सकता था अगर कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगी? तो वो तो चल सकता था ना, इसलिए वो अलग रखा हमने और उसकी इंस्टॉलेशन अलग रखी हमने और उसकी सर्विस भी अलग रखी। मेरे वाला सॉफ्टवेयर के साथ क्या हुआ है, इसमें मसला यह है कि ऑब्लिगेशन, वैसे तो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, तीन हैं, लेकिन जब उसने वादा कर लिया तीनों काम करने का तो मैंने उसे क्या कहा था, भाईजान आओ और आके कस्टमाइज करके दो मेरे आईटी एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है, फिर पैसे मिलेंगे। तो फिर पहली दोनों कंबाइन करके एक और सर्विस बाकी वाली अलग रखो, वो तो अलग ही रहेगी कि वो उसके लिए कोई मसला नहीं। चल पड़ा एक बार तो फिर उनसे सपोर्ट लें या छोटे भाई से लें, मर्जी, ठीक है। पढ़ते हैं, छोटा भाई। अच्छा जी, रिक्वायर्ड हाउ मेनी सेपरेट ऑब्लिगेशन शुड द सॉफ्टवेयर डेवलपर आइडेंटिफाई? स्टेप 2 चल रहा है ना। आंसर, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन। अगर ये लाइन ना लिखता, ये लाइन, तो शायद मैं ये भी सोचने लग जाता, फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाती ना। फिर तो मैं ये सोचने लग जाता कि ये गुड सर्विसेज पहली दो डिस्टिंक्ट ही नहीं है। क्यों? और मैं ये सोचता ना कि भाई इंस्टॉलेशन कारी यही सकता है, कस्टमाइजेशन कारी यही सकता है, तो फिर तो मैं कहता कि ये तो कोई और सर्विस दे ही नहीं रहा, इसलिए पहली दो तो डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज ही नहीं है, तो वो वैसे ही कंबाइन हो जाना था। फिर आपका सवाल ही नहीं आना था सोचने वाला, ठीक है। सोचने वाला सवाल कब बना, जब ये लाइन पड़ी कि बज़ाहिर तो ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमाइजेशन कोई और डेवलपर भी कर सकता है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में उससे कह दिया कि ये कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन मैं करके दूंगा, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई है, जब तक ये कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन करके उसको सॉफ्टवेयर चला नहीं देते, आप सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे कस्टमाइज वाली का, ठीक है। तो इसलिए ये दो इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑन इट्स ओन टुगेदर विद रिसोर्सेज ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। In the context of contract, the terms of contract require to provide significant services of integration. क्या कर रहे हैं वो? तीन चीज़ों को मिला के कॉफ़ी बना रहे हैं, वो ढेर सारी चीज़ों को मिला के वॉशरूम बना रहे हैं, वो ये कस्टमाइजेशन करके इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन सर्विस आ गई ना, ठीक है। एंटिटी इज देयर फॉर यूजिंग लाइसेंस एंड कस्टमाइजेशन सर्विस एज अ इनपुट टू मॉडिफाई कंबाइंड आउटपुट। सॉफ्टवेयर और उसकी कस्टमाइजेशन ये मिलकर हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर बनेगा ना फिर, ठीक है। दैट इज अ फंक्शनल एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर हमारा कॉलेज, ठीक है। कस्टमाइज्ड है, मार्केट वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। वो वहां पे उनके पास तो पड़ा होता, वो तो था, वो अपना कौन सा पता है, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर था, वो नहीं चल सकता था हमारे पास। हमारे आईटी इन्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है वो देना, ये असल इनकी जिम्मेदारी है। तो सॉफ्टवेयर प्लस कस्टमाइजेशन ये एक ऑब्लिगेशन। सो लाइसेंस एंड कस्टमाइजेशन आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन विच कंप्राइज ऑफ लाइसेंस एंड कस्टमाइज्ड इंस्टॉल, यानी कि खुद सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन ये एक ऑब्लिगेशन बन गई, और दूसरा टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। थोड़ा हाजमा हो रहा है, चलो। अच्छा, इसको जरा पढ़ना है आपने, दिस जरा पढ़ना है, फिर मैं अगली क्लास में पढ़ाता हूं, उससे पहले, ठीक है। ये एग्जाम्पल 12 और साथ वो जो नोट्स के अंदर दी थी कि यहां ऐड कर लो, ये जो नोट्स वाली है ना, ये बड़ी खतरनाक होगी, देखना इसी तरह की कुछ शायद हो, ठीक है, कि इसके अंदर
वो चीज़ चल ही ना रही हो जब तक इंस्टॉलेशन ना हो रही हो, चेक कर लेना ज़रा, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल्स पढ़ना, मैं अगली क्लास के अंदर बाकी बोझ दे थ्योरी का अगली क्लास में डालता हूँ, ठीक है। रेवेन्यू आखिरी दमों पे आ गया है, बल्कि हमारी तो क्लास भी आखिरी दम पे पहुंच गई है। वो भी मैं क्लास के बाद को करता हूँ प्लान। इतनी बारिश है लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं गुस्सा नहीं, खाली गुस्सा नहीं, जरा पॉज करें। अच्छा जी बच्चों, ये प्लीज़ प्लीज़ ये ना एक 6 पॉइंट, बेटा प्लीज़ अब पढ़ाई शुरू हो गई है, पॉज मैंने ख़त्म कर दिया है। पेज 341 पे 6.3 है, ये इतना एक इम्पॉर्टेंट पैरा है, 3 पॉइंट्स के जरा पढ़ लूँ, है वही। हाँ, ये इतना एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, पैरा है, ये 3 पॉइंट्स हैं कि इनकी बेस के ऊपर रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल पूरा बना हो, इसलिए इनको इजी नहीं लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इन 3 में से, ये आखिरी बात है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ये कहता है, चलो सिर्फ इतना सुन लो, पढ़ेंगे अगली क्लास में, सुनो। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए, कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए, तो आपने इसके अंदर ना, उसने कहा आपने रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड कर लेना है, वरना इन टाइम। यानी कि अगर ये तीनों शर्तें पूरी ना हो तो फिर रेवेन्यू इन टाइम रिकॉर्ड होता है। कैसे, ज़रा पढ़ के देखते हैं, पढ़ेंगे बाद में, चलो सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ कहता है एन एंटिटी ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर टाइम एंड देयरफॉर सैटिस्फाइज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम इफ फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट, ठीक है। कब ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, जब ये क्राइटेरिया मीट हो जाए। पहला, द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म्स। वापडा वाले बिजली भेजे जा रहे हैं, आप यूज किए जा रहे हैं, वापडा वाले बिजली भेजे जा रहे हैं, आप यूज किए जा रहे हैं। साइमल्टेनियसली कंज्यूम्स रिसीव्स, आपको बिजली आती है, बारिश आती है, पानी आता नहीं, बिजली आती है, इस्तेमाल होती है, ठीक है। बिजली आती है, इस्तेमाल होती है, ये क्या कर रहे हैं आप, साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब आप सेलर नहीं हैं बिजली के, ठीक है, आगे नहीं बेच रहे। अच्छा, सेलर कौन है, वापडा। तो वापडा रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा इस बिजली का ओवर टाइम या किसी एक इन टाइम, किसी एक पॉइंट। क्या शॉपर में डाल के बिजली देते हैं आपको, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उन्होंने आगे बहुत सारी बातें की हुई हैं, जैसे आप जिम चले जाएं, आपने जिम ज्वाइन किया हो, आप जिम में एक फीस पे करते हैं, ठीक है, मंथली फीस पे करते हैं, उसके बाद आप सर्विसेज यूज़ करते हैं, रिसीव करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो जो, अगर मिसाल के तौर पे जिम वाले ने आपसे पूरे साल का इकट्ठा एडवांस में ही ले लिया, रेवेन्यू सारा नहीं बुक कर लेना उसने, बल्कि जैसे जैसे आप सर्विसेज कंज्यूम करेंगे वो वैसे वैसे करेगा उसको, ठीक है ना। तो पहली चीज़, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट्स। तो फिर अगर इस तरह की सिचुएशन है, ये क्राइटेरिया मीट कर जाए, तो फिर सेलर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा ओवर टाइम, वरना इन टाइम। नेक्स्ट, द एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स और enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced. अच्छा जी, वो कहता है कि आपके अपने प्लॉट के ऊपर आके एक बंदे ने काम शुरू कर दिया, ठीक है, या आपके बने हुए अपने घर के अंदर एक इंटीरियर डिज़ाइनर, यहाँ लिखा हुआ है शायद, इंटीरियर डिज़ाइनर ने आके डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो एनहेंस कर रहा है एसेट को, उसकी परफॉर्मेंस जो है
ठीक है, वो एनहेंस कर रही है एसेट को। यानी आपका घर डेकोरेट हो रहा है, या आपका प्लॉट था उस पर घर बन रहा है, या बल्कि घर ना बनाओ, घर के अंदर फर्नीचर बनाना था, फर्नीचर वाले को घर में ही बुला लिया, ठीक है, और कहा यहाँ बैठकर जो है वो फर्नीचर बनाओ। अब ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठहरो पहले देखते हैं। एक क्या है, एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन आल्ट। अच्छा ये तो बाद में, ठीक है, आगे ये पहले इसकी बात करते हैं जी। क्या कह रहे हैं, एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स और एनहेंसेस एन एसेट दैट द कस्टमर कंट्रोल्स एज द एसेट इज क्रिएटेड और एनहेंस। ठीक है, एंटिटी की परफॉर्मेंस, सेलर की परफॉर्मेंस जो है वो उस एसेट को एनहेंस कर रही है, लेकिन वो किसके कंट्रोल में है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? ये है वो फर्नीचर वाला जिसको मैंने बुलाया, ठीक है, इसको मैंने कहा है कि मेरे घर में ये बेंच लगा दो। दूसरे बेंच पे पहुंचा, मैंने कहा यार तुम्हें काम कुम करना नहीं आता, चलो निकलो यहां से, कि ये बेंच मेरे, चलो निकलो। बात समझ आई? इसकी सर्विस जो थी, सेलर ये था है, इसकी सर्विस जो थी वो एनहेंस कर रही थी मेरे एसेट को, डेकोरेशन वाला या फर्नीचर वाला, ठीक है, या चलो घर बना भी लेते हैं, ठीक है, एक ठेकेदार है और उसने काम शुरू किया, मेरे प्लॉट के ऊपर घर बनाना शुरू किया। जब बुनियादों तक पहुंचा, मैंने कहा यार तुम्हारे तो ये दीवारें ही टेढ़ी बनी हुई हैं यार, तुम्हें तो काम ही नहीं करना आता, चलो जाओ यार मैं किसी और से काम करवा लूंगा। चेंज करते ही रहते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्या सिचुएशन है, ये सेलर को कहा जा रहा है, ठीक है, इस ठेकेदार को, इस फर्नीचर वाले को, इस डेकोरेटर को कहा जा रहा है कि आपने अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और आपकी सर्विसेज जो हैं वो अगर कस्टमर के एसेट को एनहेंस कर रही हैं, ठीक है, और वो एसेट कस्टमर के कंट्रोल में है। क्या मतलब? प्लॉट मेरा है, घर मेरा है, ठीक है, आप लोग जितना काम करवाना है करवा लूंगा, जितना नहीं करना मैं कहूंगा ठीक है यार इसके पैसे लो और जाओ। ये नहीं करना कि ये फर्नीचर उठा के ये चला जाए, या ये फूल उठा के भाई साहब चले जाएं, या वो जो है वो ईंटें उतार के चला जाए। ऐसा नहीं होता कि जो चेंज करेंगे तो वो अगली ईंटें उतार के ले जाएगा और नया फिर अपनी आके लगाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। बात लंबी होती जा रही है, आगे भी पढ़ना था। इधर देखो, अगर डेकोरेटर की परफॉर्मेंस हमारे इस घर को एनहेंस कर रही है, ठीक है, और दैट द हम कस्टमर कंट्रोल द एसेट जो क्रिएट हुआ है, जो ये बेंच बन गए हैं, या जो फूल बूटे लग गए हैं, ठीक है, या जो दीवारें खड़ी हो गई हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है वो, ब्रैकेट क्लोज करने दो, ब्रैकेट ही खत्म होगी, ठीक है। तो ये एक शर्त है, ब्रैकेटों को छोड़ो, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, अगर आप ये समझना चाहते हैं ना कि एंटिटी अपने रेवेन्यू को ओवर टाइम मतलब क्या है, जितनी सर्विस दे ली है रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ये कब कर रही है। तो पहली शर्त क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है, ऐसी सिचुएशन है कि आप सर्विस देते जा रहे हैं और वो कंज्यूम करता जा रहा है। आप वापडा हैं, आप बिजली देते जा रहे हैं, कस्टमर कंज्यूम करता जा रहा है, तो आप अपने रेवेन्यू को ओवर टाइम बुक करें, एक साइड पे कर दें। नेक्स्ट, आप फर्नीचर बनाने वाले हैं और आप उसके घर में जाके फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, और वो फर्नीचर उसी के काबू में है, तो जाहिर सी बात है जितना बना लिया है उसका कंट्रोल उसी के पास ही है। ये नहीं है कि आपने अपनी दुकान में फर्नीचर बनाना है, आपने अपनी शादी के ऑर्डर दिया जो, ठीक है, तो शादी से एक हफ्ता पहले जो आपने फर्नीचर उठाना था वो वाला फर्नीचर वाला नहीं रेवेन्यू साथ साथ रिकॉर्ड कर सकता। वो फर्नीचर उसी दिन रिकॉर्ड करेगा जिस दिन पिकअप के अंदर भर के भेजेगा आपके घर पे, और जब आप रिसीव कर लेंगे उस फर्नीचर को और देख के कहेंगे नहीं पसंद नहीं आया, या पसंद आया एक्सेप्ट करेंगे, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। ये उसकी बात नहीं हो रही। बात समझे हैं? एक फर्नीचर वाला वो जो हमारे ही घर में आके हमारे कंट्रोल में काम कर रहा है, तो जितना कर लिया वो हमारा है। और एक फर्नीचर वाला वो जो अपने शोरूम पे बैठा हुआ काम कर रहा है, वो इधर फॉल नहीं करता। वो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? जब वो फर्नीचर बनाकर डिलीवर करेगा, तो वो इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। और ये दानियाल जितना रोज काम करता जाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाएगा। वो बिल्डर जिसने हमारे प्लॉट पे काम नहीं किया, जिसने कहा था घर चाहिए मिल जाएगा, अपना प्लॉट खरीदा, उस पे घर बनाया, कंप्लीट करके कहा ये पकड़ो घर की चाबी, लाओ पैसे, वो बिल्डर इधर फॉल नहीं करता। वो बिल्डर कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? वो अफरीदी है, अफरीदी हॉस्पिटल, वो बिल्डर कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? जब उसने चाबी पकड़ा देनी है, ठीक है, वो इन टाइम करेगा। जबकि ये बिल्डर क्या है, मेरे प्लॉट पे काम कर रहा है, मेरे कंट्रोल में है, ये वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये बिल्डर जितना काम कर लेगा उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। बात समझे हो? और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि मैंने एक ऐसा
यूनिक फर्नीचर ऑर्डर कर दिया है कि वो मेरे अलावा कहीं और इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब चाहे वो मेरे घर बना रहा है, चाहे बेचारा अपनी दुकान पे बना रहा है, ठीक है। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है ना, उसने ये बता दिया है पायन देख लो ए विकना कोई नहीं किधरे होर तुसी लेना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए ही बना रहा है, तो आपके घर बनाए या अपने घर बनाए, ठीक है, वो उसने साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाना है। तो तीसरा क्या है, an entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date। क्या मतलब, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो क्या कह रहा है, ये देखो फर्नीचर वाले का फर्नीचर बनाना डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद अल्टरनेटिव यूज। क्या मतलब, ये वो जुमला है, ये उसने बोला है ना, ठहरो मैं बोलता हूं दोबारा, डज नॉट क्रिएट एन अल्टरनेटिव यूज टू द सेलर पायन ये किसी होर ने नीचे लेना, डज नॉट क्रिएट एन अल्टरनेटिव यूज फॉर द एंटिटी, वो फर्नीचर वाला कह रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये तो हमारे लिए ही है, और साथ ही फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, ऐसे लिख के दो पायन ये पैसे आपने देने हैं, अब कल को आपको नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं आया, ये आप मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं इसे कहां करूंगा, सर में मारूंगा, ठीक है। तो भाई एनफोर्सेबल राइट लिख के दें मुझे, ये पैसे आपने देने ही देने हैं, ठीक है। तो अगर एंटिटीज परफॉर्मेंस एक ऐसा एसेट बना रही है, यानी सेलर फर्नीचर वाला एक ऐसा एसेट बना रहा है जो किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, और सेलर का एनफोर्सेबल राइट है फॉर पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसने पैसे ले लेने हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक ऐसी सिचुएशन है कि वो, अब यहां पे उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर कंट्रोल्स द एसेट, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि हमारी प्रेमिसेस में फर्नीचर बना रहा है या हमारे प्लॉट के ऊपर वो फर्नीचर बैठ के घर बना रहा है, प्लॉट के ऊपर फर्नीचर बना रहा है, हमारे प्लॉट के ऊपर घर बना रहा है, ठीक है, ये उसने नहीं लिखा यहां पे, ठीक है। तो तीन सिचुएशंस हैं, अगर ये सिचुएशंस हो, ठीक है, तो आपने रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है। पहला, मैं सेलर बन के सोचना है, हम सर्विसेज देते जा रहे हैं और वो कंज्यूम करता जा रहा है, ठीक है, जो जिम बनाया हुआ है हमने, या हम वापडा है तो बिजली भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करेंगे। या हम फर्नीचर वाले हैं, या हम बिल्डर हैं, ठीक है, और हम उसके प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जितनी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और जिसने अपना प्लॉट लेके बना के घर देना है वो इसमें फॉल नहीं करता, ठीक है। तीसरा, हम वो फर्नीचर वाले हैं जिन्होंने एक बंदे के स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर एक स्पेसिफिक फर्नीचर बनाना शुरू किया है, जिसका और कोई इस्तेमाल नहीं, दुनिया में और कोई बंदा उसको इस्तेमाल नहीं करता, तो हमने उसको कहा है भाईजान मेहरबानी ताड़ी, ठीक है, पैसे भी दे देना ते ले भी जाना, ठीक है, और डन, ठीक है। तो ये तीनों लोग जो हैं, ये तीनों सिचुएशंस में आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ओवर टाइम, ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर इन टाइम, ठीक है। जैसे फर्नीचर बनाने वाला अपने शोरूम पे बनाकर फर्नीचर कंप्लीट करके दे, और वो फर्नीचर है जो आपने ना लिया, शादी कैंसिल नहीं कर रहा, मतलब लेट हो जाती है, ठीक है, तो दानियाल की शादी थोड़ी लेट हो गई तो कोई बात नहीं, हजरत जी आके ले जाएंगे, आसपास ही डेट्स है, ठीक है। तो वो ऐसा फर्नीचर है, सुनो, वो ऐसा फर्नीचर है जिसका अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है, तो वो फर्नीचर वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाएगा, जैसे वो फर्नीचर वाला तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा जब वो डिलीवर करेगा, ठीक है, बात समझ आई। और ये जैसे जैसे बनाता जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, कुछ थोड़ा बहुत। तो तीन सिचुएशंस, पहली लाइन दोबारा पढ़ो, एन एंटिटी ट्रांसफर्स कंट्रोल ऑफ अ गुड और सर्विस ओवर टाइम, वो कब होगा, एंड देयर वाज सेटिस्फाइड परफॉर्म ओवर टाइम, ठीक है, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इफ वन, इनमें से कोई एक हो जाए तो हम कहेंगे तुम ओ भाई बस कर दो, कुछ नहीं, वरना नहीं होगा जी। सुनो, वो कह रहा है इनमें से कोई एक क्राइटेरिया मीट कर जाए ना, तो फिर क्या होता है, फिर ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है एंटिटी ने, ठीक है, कोई एक क्राइटेरिया मीट कर जाए, या तो वो ऐसा सेलर है जो सर्विसेज देता जाता है और कस्टमर उसको कंज्यूम करता जाता है, लाइक वापडा, या वो ऐसा सेलर है जो कस्टमर के कंट्रोल में बैठ के एसेट बनाता है, ठीक है, उसके घर में जाके फर्नीचर बनाना या उसके प्लॉट पे घर बनाना, तो वो भी जितना बनाता जाएगा उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाएगा, क्योंकि उसी के पास ही है, वो उसी का ही है, ठीक है। और तीसरा, वो सेलर जो ऐसा कस्टमाइज्ड एसेट बनाता है जो किसी और के काम का नहीं है, और फिर वो वादा भी ले लेता है कि आपसे पैसे लूंगा, तो वो भी ऐसा कस्टमर है कि अपने घर बैठ के भी बनाएगा, तो वो भी जैसे जैसे बनाता जाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये इंतजार नहीं करना कि बना के डिलीवर करना है, वो करता जाए,
बनाता जाए और रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाए, क्योंकि पक्का है उसको कि ये जाना भी इधर ही है और इससे पैसे भी आ जाने। ठीक है, दिल तो नहीं था कि ये बात पूरी करें, लेकिन हो गई बातों बातों में। बहुत ही अहम डिस्कशन थी, इसको आपने इंपॉर्टेंट लिख लेना है। ओके, इसको देखते हैं फिर। अच्छा जी, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुरू करते हैं। और यार पास पेपर 8 जरा देखना। अच्छा, ये 1 और 2 इंशाल्लाह आपका अभी होमवर्क होने लगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट समझाने लगा हूं थोड़ी बहुत। ठीक है ना, उसके बाद फिर तफसीलन बात इसके ऊपर करेंगे। इसके साथ लिख लें, होमवर्क में ट्राई करना है। होमवर्क कब तक? शाम वाली क्लास से पहले मैंने क्या टाइम रखा है? 4:30 4:15 रखा है ना, तो कोई बात नहीं, आप 2-2:30 बजे फ्री हो जाएंगे ना ऑडिट से। अच्छा, ऑडिट से कितने बजे फ्री होते हो? 3:30 के बाद तो कोई बात नहीं, ये 15 मिनट का काम है। ऐसे ही वो मुझे पता है फिल्में करा रहा है यार। जब खत्म होगी ना मैं तब शुरू करूंगा, उसके 20-25 मिनट बाद। ठीक है, ईमानदारी से करना, ये ना हो रात मुझे यहीं पे ही आ जाए। ठीक है, ये काम बस कर लेना, ट्राई करना है ना, सिखाने लगा हूं। नहीं तो मैं करा लांगा यार, आ जाना, मेहरबानी ताड़ी। ठीक है, 4:15 ही बस आ जाना। आखिरी क्लास में आप ऐसे करोगे 4:15 हैं? 4:15 से 6:15 तक तकरीबन क्लास है, पता है ना बेटा, पता है ना? बिरयानी के फोन करता हूँ, दुआ करो कि वो राजी हो जाए। ऊपर से बारिश हो रही है, कोई बहाना ना कर दे। वो नहीं, वो खत्म नहीं होती, वो ताज़ा बना दे, वो मसला नहीं है। अगर वो राजी हो गया तो बनाएगा, अभी वो बासी नहीं होता, अभी बनाएगा। हाँ, पेज 346 ओपन करें। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। छोड़ो पेज को, दफा करो, इधर देखो। फिर खुल गया तो पूछ क्यों रहे? कॉन्ट्रैक्ट एसेट की बात नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। देखो ना, वो जो कॉस्ट जो हम निकालते थे, जिससे परसेंट ऑफ कंप्लीशन वगैरह निकाल रहे होते थे, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं? वो जो कॉस्ट हमने इनकर की कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैंने के लिए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 2 तरह की हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स 2 तरह की होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स एक वो जो टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी वो होती हैं जो टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मसलन क्या? मसलन कहाँ से हो तुम? बाग से हो? मुजफ्फराबाद में एक टेंडर निकला कि वहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज बनाना है। कोई जगह इतनी को है मेरे ख्याल में। अच्छा, हाँ, अच्छी खासी, मैं गया हूँ काफ़ी दफ़ा। अच्छा, वहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज बनाना है। ठीक है, टेंडर निकला। तो क्या नाम है तुम्हारा? अली को मैंने कहा, अली यार एक काम करते हैं, ठीक है, ये और मैं इकट्ठे काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैंने सीए नहीं किया और ये कर नहीं रहा, ठीक है ना। हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और मैंने कंपनी बनाई हुई है और ये अली जो है इंजीनियर, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अली को कहा यार अली, मुजफ्फराबाद में एक पुल बनाने का टेंडर आया है, तो चलते हैं, जाके हम भी बिड करते हैं। क्या करते हैं? बिड करते हैं, प्रपोजल देते हैं, अल्लाह करे हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए।
अब हम यहाँ से इरादा करके निकले, ठीक है, और वो साकिब भी साथ ही हो लिया, कहता है सर मैं भी चलता हूँ साथ में, आप लोगों को वो उधर मेरा गांव करीब कोहाट रास्ते में आता है, ठीक है, कोहाट रास्ते में आता है, नहीं आता, वो तो हम पिंडी से मरी और अच्छा चलो ठीक है, चलो खैर है, ये भी साथ हो लिया कि चलो वापसी में मैं वहाँ से चला जाऊँगा, ओके। अब हम तीनों यहाँ से निकले गाड़ी पे, और निकलते ही इन्होंने यूँ करके देखा गाड़ी के डैशबोर्ड में, कहने लगे सर पेट्रोल तो है नहीं। मैंने कहा अभी डलवाते हैं। 7 पेट्रोल पंप आया, वहाँ से टैंक फुल कराया, आजकल को 12,000 में होता है, ठीक है, हो गया। अब खर्चा हुआ है, चलो उसके बाद मोटरवे पे एंटर हुए, और जो टैग में पहले से पैसे पड़े हुए थे वो भी डिडक्ट हो गए, ठीक है, आपको नहीं जी टैग में पैसे नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, उतरते हुए वो कैश ले लेंगे, ठीक है, टोल भी लगेगा, फ्यूल भी लग रहा है, फिर वापस आएगी गाड़ी तो मेंटेनेंस भी करवाएंगे, चलो वापस बाद में आएंगे, रास्ते में भाई का खाना तो है, ठीक है, तो जिस रेस्ट एरिया पे रुकना है इसको ज़ुबान का चस्का है, ठीक है, वहाँ हमने कुछ ना कुछ खाते जाना है, ठीक है। फिर हमने यार पिंडी जाके खाएंगे ना यार को अच्छा था, चलो ठीक है, रास्ते में एक जगह बेरा रुक के खा लिया, और फिर इस्लामाबाद में खाया पिया घूमे फिरे, बाद जाना मुजफ्फराबाद है, चलो सुबह चलेंगे, तो वहाँ पे एक होटल में जो है वो स्टे कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगले दिन निकले, मुजफ्फराबाद पहुँचे, फिर पेट्रोल लग रहा है, फ्यूल भी भरा रहे हैं रास्ते में, वहाँ पर जाके एक होटल वहाँ पर बुक किया प्लीज़, और वहाँ पर फिर खाना है, रहना है, इसको क्या कहते हैं जी, लॉजमेंट वगैरह का। तो ट्रैवलिंग और लॉजमेंट और ये सारे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। इस खर्चे को कहा जाता है टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन ये ऐसे खर्चे हैं, लाहौर वापस आने तक जो पेट्रोल लगा, जो खाने पीने पे लगा, जो लॉजमेंट पे लगा, ये ऐसे खर्चे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले ये गए, ये होने ही होने हैं, ये हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है, समझ लें, ठीक है। जिनको कॉस्ट पढ़ रहे हैं आप लोग, किसी ने पढ़ी हो, संक कॉस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें यूज होता है, ठीक है ना, बस ये कॉस्ट हो गई इनकर, ठीक है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले चाहे ना मिले ये कॉस्ट तो गई, ठीक है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कॉस्ट टू ऑब्टेन में एक ऐसी कॉस्ट है, ठीक है, कि जो होनी ही होनी थी, ठीक है, हमने उसमें फिलहाल नाम बाद में लिख लेंगे, ठीक है, हमने लिखा यहां पर ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, लॉजमेंट एटसेट्रा। इसके अंदर हाँ एक अहम चीज़ तो भूल ही गया, मैंने इस इंजीनियर से कहा अली से कि यार एक बिड प्रिपेयर तो करो, प्रपोजल देन बिड चले यहाँ, वो बनवाई कोई नहीं है। मैंने कहा इंजीनियर साहब ये बैठे और बैठ के ना ये बिड बनाएं, प्रपोजल बनाएं जो उनको देना है, और कंपेटिटिव बनाना। मैंने कहा सर वहीं जाके करेंगे, रेट शेट पूछेंगे। अब वहाँ पे रह के 2-3 दिन इसने वो जो प्रपोजल बनाना है इसने उसके भी पैसे लिए, ठीक है। तो वो बिड या प्रपोजल, जिसको फिजिबिलिटी वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, प्रपोजल या बिड या फिजिबिलिटी स्टडी, इसके पैसे भी लगेंगे। अब ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो होने ही होने हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट विन करें चाहे ना करें, ठीक है, समझ गए बात। इसमें रिहाइश, खाना पीना, ठीक है, अच्छा फिल्में, तुम खुद ही बहुत बड़ी फिल्म हो, तुम साथ हो तो कोई ज़रूरत है फिल्म देखने की। अच्छा सुनो भाई, अब हम कॉन्ट्रैक्ट विन कर गए, वहाँ पे जाके इसने प्रपोजल अच्छा बनाया था, इससे जाके वहाँ पे कंपेटिटिव प्राइसेस दी, ठीक है, और हम कॉन्ट्रैक्ट विन कर गए। तो मैंने खुशी से कहा कि यार कमाल हो गया, तुम्हें 5% कमीशन पूरे कॉन्ट्रैक्ट का दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे इस प्रपोजल की वजह से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट विन किया है। अब है तो ये भी कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट ही, क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ तो कॉस्ट पड़ी, अभी फुलफिल करने की कॉस्ट नहीं है, लेकिन अब इसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है। ये कब हमें पड़ी, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को विन किया, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिख दी, कमीशन या बोनस टू मैनेजर, ठीक है, ओके। और अब जब कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया है तो भाई साहब अब उसको फुलफिल भी करना है, अब वो पुल बनाना भी है, अब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्रेने श्रेने खरीदेंगे, बुलडोज़र खरीदेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, फिर
उसके बाद मटेरियल खरीदेंगे, सरिया खरीदेंगे वगैरह वगैरह सारा कुछ, और पुल बनाना भी है, मज़दूरों को पकड़ेंगे, ये सारे खर्चे होने हैं। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। ਵਿਆਹ तो इन्ना खर्चा नहीं होता जिन्ना फिर ਵਿਆਹ तो बाद सारी ज़िंदगी होता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट में ये दो तरह की कॉस्ट होंगी। एक तो ये संक कॉस्ट, इनको हम हमेशा क्या कर दिया करेंगे, एक्सपेंस आउट। फिलहाल मैं हमेशा कह रहा हूँ, किताब से पढ़ के कोई मेरी गलती ना निकालना, अगली बात बाद में बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। तो इन कॉस्ट को हम हमेशा क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट, क्योंकि ये तो होनी ही होनी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले चाहे ना मिले, ठीक है। ये जो कमीशन और बोनस टू मैनेजर है, इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हम बनाते हैं एसिड और इसको डेप्रीशिएट करते हैं। नाम इसने स्टैंडर्ड ने अमोर्टाइजेशन लिखा हुआ, पर मैं फिलहाल डेप्रीशिएट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और इस एसिड को यार ये एसी क्या है, कॉस्ट नहीं है, ये एसी कॉस्ट नहीं है। लाख रुपए का एसी खरीदा, कॉस्ट पड़ी है, लेकिन इसको एक्सपेंस आउट करने के बजाय एसिड बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करते हैं। ये क्या होता है, कॉस्ट ही होती है। तो इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, लेकिन हमने कहा इसको सारा आज एक्सपेंस आउट ना करो। ये है कमीशन, इस वजह से कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन कर लिया है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिसाल के तौर पे 3 साल पे चलना है, पुल बनाना है ना हमने, ठीक है, और 3 साल में हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, तो फिर कॉस्ट को भी 3 साल पे फैलाएंगे ना। यही तो हमने सीखा था, वो परसेंट ऑफ कंप्लीशन में क्या निकालते थे, रेवेन्यू को भी परसेंटेज लगाओ कंप्लीशन की और कॉस्ट को भी लगाओ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एसिड बनाएंगे और स्टैंडर्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमोर्टाइजेशन, लेकिन मैंने फिलहाल आसानी के लिए डेप्रिसिएशन करेंगे इसकी, डेप्रिशिएट ओवर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ ही 1 साल से कम हो, फिर एसिड बना के एक्सपेंस करना है उसी वक्त, तो एक्सपेंस ही करोगे ना, ठीक है, ऐसे ही बता दिया, ओके। उसके अलावा बाकी जो कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनके अंदर भी फिर अच्छा, उनके अंदर चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कॉस्ट टू फुलफिल के अंदर हमने मटेरियल ख़रीद के रखा हुआ है, IS 2 लग रहा है उन पे। हमने इक्विपमेंट वगैरह वगैरह ख़रीदा था, अभी करेने वगैरह, IS 16 लगता है। हमने कोई जो है वो ट्रेडमार्क, लीज छोड़ो, ठीक है ना, ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स की ख़रीदे हैं या कोई पेटेंट्स ख़रीदे हैं, कोई नक्शा कहीं से देखा, ठीक है, तो IS 38 उन पे लग जाएगा। और इनके अलावा भी कुछ कॉस्ट हो सकती हैं। वो कॉस्ट कौन सी होंगी, अब वो कॉस्ट वो होंगी जो किसी और स्टैंडर्ड में कवर नहीं होती, बस, ठीक है ना। अब उनके बारे में IFRS 15 ने बताया हुआ है कि कौन कौन सी उनमें से एसिड बनाओ और कौन कौन सी एक्सपेंस आउट करो। ये तो इनके अपने रूल है ना। IS 2 क्या कहेगा, आज एसिड बना लो और बैलेंस शीट डेट पे पड़ा है तो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रख लो। ये कहेगा आज एसिड बना लो और लाइफ ऑफ एसिड पे डेप्रिशिएट करो। यानी मिसाल के तौर पे हमने एक क्रेन ली है, उसकी लाइफ 10 साल है, तो उसकी डेप्रिसिएशन 10 साल की हम इस पुल को नहीं चार्ज करेंगे, उसमें से 3 साल की इस पुल को चार्ज करेंगे और अगले साल की उस पुल को चार्ज करेंगे और उससे अगले साल की उस सड़क को चार्ज करेंगे और उससे अगले साल की उस प्लाजे को चार्ज करेंगे जहां जहां इस्तेमाल करेंगे। ये काम सीखा हुआ है, ठीक है, कि हमारा ये एसिड किसी और एसिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन वहां पे इस्तेमाल होनी है, तो जितना अर्सा इस्तेमाल करेंगे उतना, ठीक है। तो IS 16 ने अपने रूल बता दिए, 38 ने अपने असूल बता दिए। बाकी जो कॉस्ट हैं, उन कॉस्ट में फिर 2 तरह की कॉस्ट निकलेंगी। एक वो जो स्टैंडर्ड ने कहा है कि एक्सपेंस आउट कर देना, और दूसरी वो जो स्टैंडर्ड ने कहा है कि एसिड बना लेना। तो जो यहां पर एसिड बनेगी उनको फिर डेप्रिशिएट करना है ओवर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इधर देखो, मैंने इसके साथ तो नहीं लिखा डेप्रिशिएट ओवर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है। डेप्रिशिएट ओवर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उनका अपना वो यूजफुल लाइफ ही डेप्रिशिएट किया करते हैं, ठीक है ना। वो जितना इधर इस्तेमाल हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, बस उतनी डेप्रिसिएशन लेनी है हमने यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये जो अदर कॉस्ट हैं जो कहीं और कवर नहीं हुई, और इस स्टैंडर्ड ने उसके बारे में लिस्ट पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, लिखा हुआ है कि ये वाली कॉस्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है, ये एसिड बनाना, तो उनको फिर क्या करो, एसिड बनाओ और डेप्रिशिएट करो ओवर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। और जो यहाँ से एक्सपेंस आउट होंगी वो तो एक्सपेंस आउट ही होंगी, उनका तो कोई मसला है नहीं, ठीक है। यहीं से इंशाल्लाह बात शुरू करेंगे अगली और आखिरी क्लास में। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।